बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम समझेंगे शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में उत्तराखंड बोर्ड द्वारा निर्धारित संशोधित पाठ्यक्रम क्या है और क्यों हमें ये समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, बोर्ड एग्जाम ज़्यादा दूर तो है नहीं, खूब जम के तैयारी करनी है, मगर तैयारी करने की शुरुआत करते हैं सिलेबस को समझ के। क्योंकि इस बार भी पिछली बार की तरह उत्तराखंड बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पर ही सिलेबस में कटौती की है। तो मैं फटाफट आपको हर चैप्टर का हर एक टॉपिक बताता जाऊँगा और कम से कम समय लेने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ समझाता जाऊंगा कि उस टॉपिक की तैयारी कैसे करनी है। एक बार जब आप इस सिलेबस को समझ जाएंगे और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80 से 90% मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। पर आगे बढ़ने से पहले वो मेरे चैनल के नाम के बगल में जो लाल रंग से बड़ा बड़ा सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उसको छू लें और यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले समय में भी आपको बोर्ड से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला चैप्टर जो है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है, पहला है रासायनिक समीकरण, यानी समीकरण किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो आपकी बुक में 4 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और इन 4 ही तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं में ही उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी जोड़ दी गई हैं। तो ये 4 तरह की अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये जो लिखा हुआ है ये द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन सही से लिख नहीं पाया है, उसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि जल में अविलेय पदार्थ बन जाते हैं। एक उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, जिनसे अभिक्रिया होती है तो बनता है बेरियम सल्फेट, जो कि अवक्षेप के रूप में परखनली में यानी विलयन में नीचे बैठ जाता है। और इससे अगला है फिर उदासीनी के अकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो बन जाता है लवण। फिर है अगला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लाभ और हानि के आधार पर ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि ये ऑक्सीजन जब जुड़ जाती है किसी तत्व में तो उसको हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जब ऑक्सीजन कम हो जाती है, उसमें से ऑक्सीजन हट जाती है तो हम बोलते हैं उसका अपचयन हुआ है। तो ये इस तरह के सवाल आपके आएंगे। फिर आगे देखिए, दूसरा लेसन आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्षारक और लवण जो है, इसमें इसके सामान्य गुण यानी अम्ल के सामान्य गुण और क्षार के क्षारक के सामान्य गुण। एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्षार किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, यानी कि बेस और अल्कलाइन में क्या अंतर है ये भी पढ़ेंगे आप। और लवण किसे कहते हैं, इनके सामान्य गुण क्या होते हैं, उदाहरण और उपयोग, पीएच पैमाना। जो तीसरा और चौथा टॉपिक है सामान्य जीवन में पीएच का महत्व, तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये आई बटन ऊपर आ रहा है, इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको ज़रूर देखें और दोस्तों में शेयर करें कि पीएच टेस्ट कैसे क्या होता है और पीएच स्केल किसे कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाना और उसका उपयोग, यानी NaOH कैसे बनता है, उसके क्या क्या काम हो सकते हैं। और ये आगे के जो 4 टॉपिक हैं, ये विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके सूत्र और इनका कार्य यानी इनके उपयोग जरूर आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला हम देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 जो है उसमें बहुत ही कम टॉपिक दिए गए हैं और ये पहला टॉपिक है धातु और अधातुओं के सामान्य गुण, यानी धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण। इसी प्रकार से अधातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण, सक्रियता श्रेणी, तत्वों को उनके सक्रियता के स्तर के आधार पर एक श्रेणी में विभाजित कर दिया गया, एक सीरीज में बना दिया गया, तो उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। ये क्या है, इसमें इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। आयनिक यौगिक और उनके गुण, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जैसे NaCl है एक आयनिक यौगिक है, तो उसके क्या गुण होंगे, उनमें क्या खासियत है जो बाकियों में नहीं है। ये अध्याय 3 में से केवल 3 ही टॉपिक हैं, इसके बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपने। इसके बाद हम देखते हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 जो है उसमें वो भी एक लंबा लेसन था, मगर इन्होंने काफ़ी छोटा आपको करके दे दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें जो है पहला टॉपिक है कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंध, यानी कि कार्बन जो है उसमें वो सहसंयोजक बंध कैसे बनाता है और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन ज़्यादातर तत्वों से कैसे जुड़ जाता है, उसमें क्या खासियत है कि वो अन्य तत्वों से जुड़ जाता है। कार्बन के जो सबसे बाहरी कोश होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होते हैं, तो वो किस प्रकार से जुड़ता है और उसके सर्वतोमुखी प्रकृति का क्या कारण है, ये इसमें आपने पढ़ना है। उसके आगे बढ़ते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 भी एक लंबा लेसन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें से जो पहला वाला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं आई बटन में दे रहा हूँ, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, उसको भी आप देखिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें मैंने क्या रखा है कि तत्वों को हम कैसे एक गाने के रूप में याद कर सकते हैं, तो उसके सिक्वेंस से, क्रम से, और उसको गाने को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आवर्त सारणी भी याद हो जाएगी कि तत्वों की स्थिति भी याद हो जाएगी। फिर इसी में अगला टॉपिक है गुणों के आधार पर तत्वों की प्रकृति की स्थिति, यानी किसी तत्व को आवर्त सारणी में
अगर एक जगह पर रखा गया तो उसका क्या कारण है, यानी किसी समूह में संयोजकता कितनी होती है और आवर्त में क्या किसी तत्व के खास लक्षण होते हैं और संयोजकता बढ़ती है या घटती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है, किस प्रकार से उसको रखा जाता है, ये इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसके सवाल ज़रूर आएंगे। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, ज़रूर आएंगे इसके सवाल। तो अगला आगे बढ़ते हैं, अध्याय 6। अध्याय 6 जो है दिखने में ये छोटा है, देखने में छोटा लगे गाँव करे गंभीर, ये देखने में छोटा है मगर इसके टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, यानी ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। ये यहाँ से हमारा अध्याय 6 से बायो स्टार्ट हो जाती है, यानी पहले के जो 5 लेसन है वो केमिस्ट्री के हैं और इसमें से जो है हमारा ये पहला जो टॉपिक है वो है सजीव। सजीव किसे कहते हैं, सजीवों के लक्षण क्या हैं, इसमें आ जाएगा। अब जो अगले टॉपिक हैं वो है पादप और जंतुओं में पोषण, यानी कि पोषण कैसा हो सकता है भाई, जंतुओं में पोषण अलग होता है और पादपों में अलग होता है, यानी कि इसमें हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पादपों में और जंतुओं में जो है पाचन तंत्र, ये इस तरह से, और फिर श्वसन है यानी फुफ्फुस से जुड़ा हुआ जो तंत्र है, और परिवहन यानी हृदय, इसमें होता परिसंचरण और हृदय के कार्य और उसका जो संरचना है वो, और उत्सर्जन यानी वृक्क और वृक्काणु से जुड़े हुए सवाल इसमें आएंगे। तो ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो ये आपको ज़रूर करना है, इसमें से सारे के सारे चित्र आपने ज़रूर याद करने हैं, बनाकर देखने हैं, उनको सही से इनका नेमिंग करनी है, अच्छे से उनको नाम लिखने हैं। आप पेंसिल से भी उसको शेडिंग से भी कर सकते हैं और कलरफुल पेंसिल से भी उसके चित्र बना सकते हैं। फिर अगला लेसन देखिए 6 के बाद यहाँ पर 8 आ गया है, क्योंकि जो लेसन नंबर 7 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पूरा का पूरा लेसन नंबर 7 हटा दिया गया है, नियंत्रण और समन्वय वाला। तो बहुत ही खुशी की बात है। इसका देखते हैं अध्याय 8। अध्याय 8 जो है उसमें है पहला टॉपिक है जंतु और पादपों में प्रजनन। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह के आपने जो प्रजनन के तरीके हैं वो समझने हैं, और परिवार नियोजन के तरीके और आवश्यकताएं, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, और सुरक्षित यौन क्रिया बनाम HIV और एड्स, HIV एड्स के कारण बचने के तरीके हैं वो, गर्भधारण और माँ का स्वास्थ्य कि माँ को और गर्भ में पलते बच्चे का कैसे स्वस्थ रखा जाए, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अध्याय 8। अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 9 में, आनुवंशिकता और जैव विकास। ये बहुत छोटा लेसन है, ये आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ सवाल, छोटा सवाल आएगा, जीवन की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ एक सवाल आ सकता है, मगर ये बहुत छोटा टॉपिक कर दिया तो बहुत आपके लिए खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स का पहला लेसन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है फिजिक्स का। फिजिक्स में 2 इंपॉर्टेंट लेसन है, एक है 10 और एक है 12, ठीक है। तो इसके जो टॉपिक हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण द्वारा बनने की 2 स्थितियां हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनने की 6 स्थितियां हैं। इनसे जुड़ा हुआ भी एक टॉपिक, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आप उसको देख सकते हैं। उसमें आप समझेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा कैसे बनते हैं, ये सभी उस वीडियो में है, तो आप इसको ज़रूर देखें एक बार। फिर अगला दर्पण सूत्र, केवल आपको दर्पण सूत्र लिखना है और उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे। ये तो समझ लीजिए कि कुछ आएंगे ही आएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जुड़े हुए सवाल जरूर आएंगे। दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f यानी फोकस दूरी बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये है दर्पण सूत्र, और अगर हम इसमें प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा लेंस का सूत्र, है ना। तो ये यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा लेंस का सूत्र। तो ये आपको जरूर समझने हैं, याद करने हैं, और इनके से जुड़े हुए सवाल भी आपने ज़रूर करके हल करने हैं। और फिर है आवर्धन, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बना है या छोटा बना है, इससे जुड़े हुए सवाल भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी लेसन में जो है अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तनांक भी है इसी में। फिर लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रतिबिंब का बनना, लेंस का सूत्र मैंने बताया। अब इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपने, केवल लेंस का सूत्र याद करना है और उससे जुड़े हुए सवालों को हल करके देखना है, वो आपको हल करने आने चाहिए। इसके जुड़े हुए सवाल जरूर आएंगे। आवर्धन और लेंस की शक्ति, यानी कि जब हम चश्मा पहनते हैं तो लेंस जो होता है ना उसमें उसकी पावर क्या होती है, वो कैसे निकालते हैं। तो एक सूत्र है आपके इसमें सिलेबस में, P = 1/f, इससे जुड़े हुए सवाल भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं
अगला है लेसन नंबर 11। ये बहुत ही अच्छा लेसन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इससे जुड़े सवाल जरूर आते हैं। इसका नाम है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, और टॉपिक जो इससे जुड़े हुए आएंगे वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो जब भी कभी प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। तो आपने शायद पढ़ा हो कि VIBGYOR पिब्ग्योर, यानी V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। इस तरह से वो रंगों में बदल जाता है। और इसके बाद है फिर अगला टॉपिक हमारा प्रकाश का विक्षेपण। ये वही जो मैंने बताया अभी, विक्षेपण। तो इसका एक उदाहरण होता है कि इंद्रधनुष का बनना, वर्ण का विक्षेपण के अंतर्गत आता है वो। इंद्रधनुष का क्यों बनता है? क्योंकि जो प्रकाश आता है तो वो वर्षा की बूंदों से टकराकर फिर अपवर्तन होता है उसका, और वो अलग अलग रंगों में बिखर जाता है। और फिर अब प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि कोई एक खास रंग ज़्यादा दिखता है और कुछ रंग कम दिखते हैं। जैसे कि लाल रंग जो है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इससे जुड़ा हुआ सवाल आता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो इससे जुड़े हुए ये सवाल जरूर आते हैं, बहुत आसान है, अच्छे से इनको पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अध्याय 12। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें विभवांतर और विद्युत धारा यानी V और I के बीच में संबंध और उनका अलग अलग उनके बारे में पढ़ना है। ओम का नियम है, ओम ने कहा था भाई कि V/I=R। तो ये इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर आएगा आपका 2 नंबर का या 1 नंबर का। और फिर प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी प्रतिरोध, हम किसको प्रतिरोध को क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस, यानी कि R। तो R को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं 3, एक होता है रो, एक होता है L, एक होता है A। तो इसमें L क्या है? L है चालक की लंबाई यानी तार की लंबाई, और A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और रो है विद्युत प्रतिरोधकता। फिर है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इससे जुड़े हुए सवाल जरूर आएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, आएंगे ही आएंगे। उसके बाद है फिर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति यानी P, और फिर है P, V और I के बीच में संबंध। तो ये जो है एक सूत्र है P=VI, इससे जुड़े हुए सवाल। और फिर दूसरा है P=V²/R। इस तरह के से जो सवाल होते हैं वो ज़रूर आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में, उनको आप ज़रूर सॉल्व कर लें। उसके आगे बढ़ते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से इसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं। ये सवाल बहुत आता है कि चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी क्यों नहीं करती, तो ये वाला। फिर विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होता है, प्रणालिका में प्रवाही विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, और इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। ये जो है इसको आपने समझना है, याद करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिणाहस्त नियम, प्रेरित विभवांतर और प्रेरित विद्युत धारा। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है, देखिए अब यहाँ पर भी 13 के बाद अध्याय 15 आ गया है। 13 के बाद अध्याय 15, यानी कि अध्याय जो 14 है वो आपके लेसन में, आपके जो सिलेबस है उसमें काट दिया गया है। बहुत खुशी की बात है। उसके बाद है आपका टॉपिक जो अध्याय 15 है। अध्याय 15 बहुत आसान है, पारितंत्र आता है इसके अंतर्गत। और पारितंत्र के अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं कि जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र ये पढ़ सकते हैं। पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण हो रहा है उसके निदान क्या हैं, और जैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण कचरा जो होता है 2 तरीके का हो सकता है भाई, कुछ जो चीज़ें गल जाती हैं पृथ्वी में जल्दी और कुछ नहीं गलती हैं। और उसके बाद है फिर ओजोन परत की क्षति, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। फिर है बड़े बांधों के फायदे, नुकसान और उनके विकल्प यदि कोई हों तो बड़े बांधों के फायदे तो हैं ही बिजली वगैरह पैदा करने में, मगर नुकसान भी बहुत हैं कि कई सारे गाँवों का वहाँ से जो है पलायन करना पड़ता है गाँवों को, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, छोटे बांध बनाने चाहिए। फिर जल संग्रहण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यानी ऐसा प्रबंधन किया जाए, ऐसा इस्तेमाल किया जाए प्राकृतिक संसाधनों का, यानी नदियों का, जल वनों का, कि वहाँ वो जो है पर्यावरण को भी समस्या ना पैदा हो। अगला देखते हैं, हमारा लास्ट लेसन है अध्याय 16। अध्याय 16 जो है उसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। जैसे मैंने ये बताया कि इस तरह का जो इस्तेमाल किया जाए प्राकृतिक संसाधनों का कि उनको भी नुकसान ना हो, यानी जंगल पूरे ना कट जाएं, नदियाँ खराब ना हो, प्रदूषित ना हो। तो पहला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाए, वन और वन्य जीव। इसके अंतर्गत हमारे नेशनल पार्क वगैरह को याद कर लीजिएगा, और कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं। कोयला पेट्रोल का संरक्षण, कोयला और पेट्रोल का विकल्प क्या है और उनको कोयला पेट्रोल को कैसे बचाया जाए।
और फिर इसमें आता है जो लास्ट टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में लोगों एवं समाज की भागीदारी के उदाहरण। यानी कि जो हमारे सवाल होते हैं चिपको आंदोलन से जुड़े हुए सवाल हैं, या फिर अमृता देवी बिश्नोई के सवाल हैं, या फिर पौधों को कैसे बचाया जाए और लोगों की भागीदारी कैसे इसमें निश्चित की जाए, उनसे जुड़े हुए सवाल इसमें आते हैं। तो ये बहुत आसान लेसन है, इसको आप ज़रूर अच्छे से कर लें। लेसन नंबर 15 और 16 बहुत आसान लेसन है, इनको ज़रूर अच्छे से करें। तो ये हमारा जो है सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपको इससे अलग बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है, एक टॉपिक भी अलग नहीं पढ़ना है। जितना इसमें मैंने बताया आपको उतना ही पढ़ना है। और आपको बोर्ड परीक्षाओं के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।